नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है राष्ट्र हित में शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे रीट 2022 में आने वाले टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सभी का आपको पता है, रीट एग्जाम में जब आप 130 प्लस स्कोर कर पाते हैं तब कहीं ना कहीं आप लोग शिक्षक बन जाते हैं। गवर्नमेंट टीचर बनने की यहाँ पे क्या है, अपनी एक पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि इतने से कम से आपको स्कोर नहीं चल पाता है। रीट एग्ज़ाम की बात करें तो 130 का अगर स्कोर बेटर करना है, बेस्ट करना है, तो ये 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर की बात करेंगे तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके पहले हमने 1500 महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने पूरी तरह से देख लिया तो रीट एग्जाम पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। बाकी सारे आपके सब्जेक्ट वाइज आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। और रीट में सबसे ज़्यादा कठिन जो होता है वह होती है साइकोलॉजी, आपके शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए देर न करते हुए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 500 ग्राम, 600 ग्राम, लगभग 400 ग्राम या 350 ग्राम। देखिए, मस्तिष्क के भार 3 अवस्थाओं पर बालक के पूछा जाता है। हम तीनों अवस्थाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो जन्म के समय अगर पूछा जाएगा तो आपको करना है 350 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन कर लेना है, ठीक है। जन्म के समय जो है 350 ग्राम, अर्थात पूरे शरीर का 1/4 होता है मस्तिष्क का। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जन्म के समय जो है मस्तिष्क के बालक के पूरे शरीर का कितना बटा भाग होता है, तो 1/4 भाग विकसित होता है। शैशव काल में शिशु का मस्तिष्क जो है तीव्र गति से विकसित होता है तथा पहले 2 वर्षों में ये 3 गुना हो जाता है। ये भी ध्यान दें, पहले 2 वर्षों में ये 3 गुना हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब 2 वर्षों में 3 गुना होता है तो इसका हम 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 तिकाई 9 हो जाएगा। एंड 50 का 3 गुना करेंगे, लगभग 1050 कह सकते हैं 2 वर्षों तक, ठीक है। 6 वर्षों तक आते आते यह 1260 ग्राम हो जाता है और प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 90% तक जो है विकसित हो जाता है। तो ये थे आपके मस्तिष्क के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, मस्तिष्क के भार से संबंधित टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक आता है कि यदि एक बालक से स्वागत था दुर्बल है, यदि एक बालक में, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो दुर्बल है, वह जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, तो उसका शरीरी विकास किस प्रकार से प्रभावित होगा? तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा बालक जो बहुत ही कमज़ोर है, दुर्बल है और जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, तो वह अनिश्चित ढंग से, कह नहीं सकते हैं समान ढंग से या प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगा। सभी बताइएगा, अच्छे तरीके से आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे प्रतिकूल ढंग की बात करेंगे, फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की आयु तक बालक का मानसिक व्यवहार आत्म केंद्रित बना रहता है? लगभग 3 वर्ष की आयु तक, जीवन पर्यंत, या लगभग 7 वर्ष की आयु तक, या लगभग 5 वर्ष की आयु तक। तो किस वर्ष की आयु तक बालक का जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित बना रहता है। तो ये देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं लगभग 3 वर्ष की आयु तक। जी हाँ साथियों, लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक का सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित ही बना रहता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि किस अवस्था में दांत बनना जो है शुरू हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं, जन्म से पूर्व। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, जिनका सपना है रीट एग्जाम को 101% जो है यहाँ पे फतेह करना। तो किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जन्म से पूर्व ही क्या है, दांत बनना जो है बच्चे में शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिएगा, आपका एक एक कमेंट फीडबैक शिरोपर है, शिरोमान है। 5वां प्रश्न है, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई कितना होता है? तो कोई भी एक नवजात शिशु होता है, उसका ऊंचाई कद पूछा गया है, तो कितना होता है सभी बताइएगा। 19 इंच, 20 इंच, 12 इंच या 22 इंच।
सभी बताइएगा। वैसे कहा जाए तो नॉर्मल 18 से 22 इंच जो है माना गया है, लेकिन यहाँ पे औसतन अगर देखा जाए नवजात शिशु का कद या ऊंचाई में, तो यहाँ पे 20, सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बालक की शारीरिक मानसिक विकास के संबंधों के अनुकूल, बालक के शारीरिक सामाजिक के अंतः संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी बताइएगा। देखिए, तो ऐसी पाठचर्या जो सर्वाधिक उपयुक्त हो वह बालक की शारीरिक मानसिक और विकास के संबंधों के अनुकूल की बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या दिया गया कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? देखिए, मस्तिष्क का भार नवजात शिशु का 350 ग्राम होता है, ठीक है, और 1250 से लेके 14 तक जो है आपके किशोरावस्था के मस्तिष्क का भार होता है। लेकिन यह प्रश्न पूछ लिया गया कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है पाउंड में, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए 9 पाउंड, सेकंड ऑप्शन। यहाँ साथियों, नवजात शिशु का वजन प्राय 5.5 से 9.5 पाउंड होता है। 2.5 किलोग्राम से 4.3 किलोग्राम तक होता है वजन में, ग्राम में पूछा जाए, पाउंड में पूछा जाए, और 19 से 22 इंच लंबाई में होता है इंच में, और सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 48 से 56 सेंटीमीटर की बात करेंगे। अगला, जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व के सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है, तो इस स्थिति को जो है क्या कहा जाता है? सभी बताइएगा। जी हाँ साथियों, इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं या किस प्रकार से जानते हैं? सभी अच्छे तरीके से कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार को हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे, क्योंकि पूर्व में सीखे गए कि अगर बाधा हो रही है, बाधा मतलब दिक्कत, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर ऋणात्मक होगा। कहीं ना कहीं सार्थक हो, ठीक है, सहायता मिले, तो फिर वहाँ पे धनात्मक हो जाता है। कोई प्रभाव नहीं होता तो शून्य होगा, लेकिन यहाँ पे बाधा हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही, मतलब ऋणात्मक स्थानांतरण की बात करेंगे। 9वां प्रश्न दिया गया कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो वह किससे संबंधित हो जाएगा? तो वह साथियों आपके सीखने के सादृश्यता के नियम से संबंधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, मतलब सादृश्यता की बात करेंगे, सीखने के सादृश्यता नियम की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि अस्थाई दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अस्थाई दांत जो निकलने शुरू हो जाते हैं 8 से 10 माह, 6 से 8 माह, 7 से 9 माह, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अस्थाई दांत होते हैं वह कब निकलने शुरू हो जाते हैं? तो वह 6 से लेकर 8 माह तक वह निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ साथियों, बच्चों के दूध के दांत 6 से 7 साल की उम्र में टूटने शुरू हो जाते हैं, और आखिरी दांत 12 साल की उम्र तक टूट जाता है। तो टूटना और निकलना दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का जो मुख्य आधार होता है वह क्या होता है? परिपक्वता। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि मस्तिष्क के बजाय अर्धगोल भाग से क्या होता है? तो मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल, जी हाँ, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, जब भी बाएं अर्धगोल का जिक्र होता है तो यहाँ पर आपका भाषात्मक विकास होता है। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो सीखने के वक्र कहीं कहीं आपको 3 लिखे, जो कि गलत है। सीखने का जो वक्र होता है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। प्राय किशोरावस्था में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है? तो किशोरावस्था में देखा जाए जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है वह आपको बताना है। सभी बताइएगा। तो वह हमारा कहलाता है शिष्टाचार के ढंग भी, शरीर के अंग भी, और स्वरों में भी। तो प्राय किशोरावस्था में इन तीनों में जो है परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सीखने से तात्पर्य क्या होता है? तो सीखने से तात्पर्य क्या होता है? आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये भी आपके VVIP प्रश्न हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, VV वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, सिलेक्शन की दृष्टि से, संभावित प्रश्न की दृष्टि से। अगला, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का देखा जाए जो पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह पक्ष हमारा कौन सा कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। वह हमारा कहलाता है मानसिक। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बौद्धिक योग्यता का, रुचिका का, या शारीरिक संगठन का, या प्रेरणा का पड़ता है। तो बालकों के सीखने पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वह किसका पड़ता है? सब लोग अच्छे तरीके से फीडबैक कीजिएगा। वह करता है प्रेरणा, मोटिवेशन का। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक समान बालक का शब्द भंडार हो जाता है। जी हाँ साथियों, जब बालक जो है पहुँचते पहुँचते 7 वर्ष का हो जाता है तो उसके जो है उस बालक के शब्द भंडार कितने हो जाते हैं? 16,000, 1,000, 11,000 या 6,000 शब्द हो जाते हैं। तो 7 वर्ष की आयु तक बालक में पहुँचते पहुँचते समान बालक का शब्द भंडार लगभग 6,000 शब्दों के आसपास हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटि का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जो है जानकारी सर्वाधिक आवश्यक होती है? देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया के चरण के रूप में देखा जाए, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक जो है जिसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक होती है वह जानकारी होती है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी मत कर लीजिएगा। ठीक है, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सीखने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप कोई चीज़ सीखना है, आप इच्छुक होंगे, मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं मोटिवेशन, प्रेरणा का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको शिक्षक बनना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेरणा है शिक्षक बनने की, एक मोटिवेशन होता है, अंतरात्मा से होता है कि शिक्षक बनना है, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, डीएड बीएड करते हैं, तो क्या होता है, प्रेरणा का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है, सभी बताइएगा। तो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक रूप में जो है आपको विभाजित किया जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि आपकी कक्षा में एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़े की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, आपकी कक्षा जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपकी कक्षा का एक छात्र जो राजू है वह शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम से राजू के पिछड़े की चिंता होगी? तो संवेगात्मक विकास में भी होगी, बौद्धिक विकास में भी होगी और सामाजिक विकास में होगी। इन सभी जो है आयाम पर राजू के पिछड़े की चिंता हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सोचना, सीखना, कल्पना करना या क्रिया करना। जी हाँ साथियों, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को ही हमारा क्या कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, उनको ही सीखना कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो हमारे व्यवहार में होने वाला कुछ स्थायी परिवर्तन आते हैं, ठीक है, तो अभ्यास के कारण होते हैं, वह हमारा क्या कहा जाता है? उसी को ही सीखना कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बालक के संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे जो है प्रभावित करता है? तो बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है उसके सामाजिक विकास को, उसके शारीरिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, या उसके सभी विकासों को जो है प्रभावित करता है। देखिए, बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है वह सामाजिक विकास, शारीरिक, नैतिक, इन तीनों विकासों को प्रभावित करता है। अर्थात जो उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो अध्यापक से बालक को तक जाती है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है या एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो आपके सभी लोग बताइएगा, जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। कोई भेदभाव नहीं, समस्त प्राणियों में जो है सीखने का क्षमता होती है, बल्कि अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। सब कोई सीखता है कुछ ना कुछ। तो समस्त प्राणियों में जो है सीखने एक सार्वभौमिक प्रक्रिया पाई जाती है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास जो है छोटे बच्चों में मानसिक संवेगात्मक विकास में जो है सर्वाधिक मददगार होता है? भाषाई विकास, शारीरिक विकास, संवेगीकी विकास या सामाजिक विकास। तो ऐसा विकास जो छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है
वह हमारा कौन सा कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, वह हमारा क्या है? शरीरी विकास। क्योंकि छोटे बच्चों की मानसिक और संज्ञानात्मक पूछा गया है तो सर्वाधिक मददगार वह हम किसकी बात करेंगे? शरीरी विकास की बात करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में शरीरी विकास तीव्र से होता है। अगला, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? जी हाँ साथियों, एक ऐसे अधिगम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, और एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल अधिगम में जो है पुरस्कार को महत्व दिया है, ये आपको बताना है। देखिए, बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व देने वाले आपके ईपी पलाव हैं, स्किनर हैं और थांडाइक महोदय जी हैं, लेकिन गुथरी ने महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला होगा। और ये भी पता चल गया कि मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व कौन कौन दिए हैं? तो ईपी पलाव, स्किनर और थांडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नत की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन किसका है? समझ लीजिएगा प्रश्न। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नत की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये कथन गिट्सवा अन्न का कथन हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को संज्ञानात्मक व्यवहारवाद की किस संज्ञा जो है किसने दी? वाइगोस्की ने, बंडूरा ने, हल ने या हेलगॉर्ड ने दी? जी हाँ साथियों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को संज्ञानात्मक व्यवहारवाद की संज्ञा देने वाले और कोई नहीं है, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं उनका नाम। ठीक है, सभी लोग बताइए। तो हम किसकी बात करेंगे? देखिए, जब भी सामाजिक शब्द आएगा तो एक ही ऑप्शन को पहले ढूंढना है, वह आपका वाइगोस्की। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे इस महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों की एक क्लास थी। 30वां प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कौन सी होती है? निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता, प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यवस्था को कम करने का उपाय। तो कक्षा नियंत्रण की जो सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कहलाती है वह क्या कहलाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, अधिगम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अधिगम के वक्र का अर्थ और प्रकार जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अधिगम के वक्र की बात करें तो अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नत की सीमा का ग्राफ पर जो है प्रदर्शन करते हैं। अधिगम वक्र के द्वारा छात्रों की बुद्धि लब्धि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जिस छात्रों की मात्रा कम प्रयास में अधिक होती है उसे उच्च बुद्धि लब्धि जो है माना जाता है। अधिगम के प्रकार की बात करें, अधिगम 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। देखिए, उन्नतोदर वक्र, वर्धमान निष्पादन वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक बढ़ता हुआ वक्र। फिर होता है आपका नतोदर वक्र, ऋणात्मक वक्र, नकारात्मक या घटता हुआ वक्र। इनको एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद नतोदर वक्र वाला हमारा 3 हो गया, और चौथा होता मिश्र वक्र, जिसे हम सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं, या एस टाइप कर्व की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सरल रेखीय वक्र, निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि जो वक्र कहलाता है, इस प्रकार के वक्र में जितना अधिगम में समय लगता है उतनी अधिगम की मात्रा होती है। जैसे यदि कोई बालक 4 घंटे में 4 अध्याय याद कर लेता है तो वह सरल रेखीय वक्र बनेगा। ठीक है, लैकमैन ने 1961 में चूहों के अध्ययन में इस तरह का वक्र जो है पाया था। दूसरा होता है उन्नतोत्तर वर्धमान निष्पादन, धनात्मक या सकारात्मक या बढ़ता हुआ वक्र। इस प्रकार के वक्र में अधिगम में जितना समय लगता है अधिगम की मात्रा उससे अधिक होती है। अर्थात यदि कोई बालक 2 से 3 घंटे अध्याय याद करता है तो वह किस प्रकार के वक्र पर आ जाता है? उन्नतोदर वक्र बनेगा। तो ये वक्र के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है 5 प्रश्न आ जाएं, 10 प्रश्न आ जाएं, 12 प्रश्न आए, 2 ही प्रश्न आए, संभावित सारे प्रश्न यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, और इसके आने वाले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अगर अपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए, विजिट कर लीजिए। आने वाले क्लासेज बेहतरीन होने वाली, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगले प्रैक्टिस सेट, अगले मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।